So, hey everyone, this is lecture number 2 of the series NET UGC NET English का जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है. दिस इज़ द लेक्चर नंबर 2 एंड आई एम एज्यूमिंग दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड लेक्चर नंबर 1 बिकॉज जितनी भी वीडियोस होती हैं लिटरेचर में मेनली, और हमने जब एक कोर्स स्टार्ट किया है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द फर्स्ट वीडियो, क्योंकि उसके आगे की स्टोरी जो होगी या फिर उसके आगे का जो मटेरियल है वो इस वीडियो में कवर होगा. मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें हमने जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी थी कि एंग्लो सेक्सन एज पे कौन कौन सी चीज़ें बिल्डअप हुई थी, लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई थी, वही चीज़ें अब हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसका मेन टॉपिक है इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ एंग्लो सेक्सन लिटरेचर और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर. क्योंकि हमें पता है कि एंग्लो सेक्सन जो टाइम पीरियड था उसे टाइम पीरियड को ओल्ड इंग्लिश टाइम पीरियड भी बोलते हैं. तो उस टाइम पे जितने लिटरेचर लिखे गए दे आर नोन एज ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि उस टाइम पे जो लैंग्वेज थी वो ओल्ड इंग्लिश थी. तो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जो एंग्लो सेक्सन एज थी उस टाइम पे प्रोज वर नॉट प्रोमिनेंट, राइट, कि प्रोज उस टाइम पे डेवलप ऑल दो हो चुके थे लास्ट में आते आते क्रिश्चियनाइजेशन होते होते, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं थे. तो वर्क्स में तो हम ये डील कर रहे हैं ना कि स्टार्टिंग से लास्ट तक कितने वर्क्स लिखे गए थे. तो प्रोज उस टाइम पे उतने प्रोमिनेंट नहीं थे. तो पोइट्री क्या थी? पोइट्री वॉज द मेन थिंग इन द लिटरेचर, जिसमें वो मेन फोकस करते थे. सो उनकी जो पोइट्रीज थी वो भी 3 तरीके से वो लिखा करते थे. जैसे कि फर्स्ट है हीरोइक पोइट्री, सेकंड है लिरिक पोइट्री एंड थर्ड इज क्रिश्चियन पोइट्री. तो जो हीरोइक पोइट्री होती थी वो मेनली किसके बारे में होती थी? हीरोइज्म के बारे में होती थी, ब्रेवरी के बारे में होती थी. जैसे कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि जो एंग्लो सेक्सन्स थे वो जर्मनिक ट्राइब्स थी, तो उनका जो लिटरेचर था वो मेनली किसके ऊपर लिखा जाता था? वो अपना जर्मनिक जो उनका हीरोइक पास्ट था वो उसके ऊपर लिखते थे. तो वही चीज़ें हमें उनकी पोइट्री में देखने को मिलेंगी कि उन्होंने हीरोइक पोइट्री लिखी और इसमें इन्होंने ब्रेवरी और हीरोइज्म को शो किया था. सेकेंड है लिरिक पोइट्री. लिरिक पोइट्री कौन सी होती है? जिसको आप यूजली संग कर सकते हो, और उस टाइम पे जो लिटरेचर थे वो रिटन फॉर्म में तो थे नहीं, तो ऑब्वियसली वो लिरिक पोइट्री होने वाली थी क्योंकि उनको आप ओरली संग कर सको. और ये किसके लिए होती थी? मेनली संग करने के लिए ही लिखी जाती थी, जिन्हें यहाँ वहाँ जाके गाया जा सके. थर्ड थी क्रिश्चियन पोइट्री, जो मेनली दिखाती थी क्रिश्चियनाइजेशन के बाद का जो टाइम पीरियड था, उसके बाद जब उनके आइडियाज़ में क्रिश्चियन आइडियाज़ आने लगे तो उसके बाद उन्होंने किन चीज़ों के बारे में लिखना स्टार्ट किया. क्योंकि हमने देखा कि लास्ट में 500 और 600 जो सेंचुरी 500-600 एडी के आते आते जो क्रिश्चियनाइजेशन था वो इंग्लैंड में, यूरोप में फैलने लग गया, क्योंकि जो सेंट ऑगस्टिन थे वो इसी मिशन पे थे कि वो लोगों को क्रिश्चियनाइज कर रहे थे. तो ये 3 तरीके की पोइट्री थी जो उस टाइम पे स्टार्ट हो गई थी. सो वी विल स्टार्ट विद द पोइट्री नंबर 1 विच वॉज द हीरोइक पोइट्री. अब हीरोइक पोइट्री में भी सबसे फेमस जो है वो है ब्योवुल्फ. आप में से सबने लगभग सबने इसके बारे में सुना होगा, ऑल्दो आपको वर्क नहीं पता है क्यों लिखा गया, क्या लिखा गया, स्टोरी क्या है, बट यू ऑल हैव एटलीस्ट सम आइडिया अबाउट द ब्योवुल्फ. ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने क्यों बोला कि लास्ट वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि अब देखिए कि जितनी भी हम वर्क्स करेंगे उसमें हम उन चीज़ों को मार्क करेंगे जो हमने पहले की वीडियो में कर लिया था. मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें उस टाइम पे उनकी जो लिटरेचर था, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और उस टाइम के जो वर्क्स लिखे गए अब हम उसमें देखेंगे वो जितनी भी चीज़ें थी, एलिमेंट्स थे, वो हैं या नहीं है. सो जो ब्योवुल्फ है वो एक एपिक पोइट्री है और जर्मनिक हीरोइक लेजेंड है. अब हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि वो अपनी जर्मनिक हीरोइक पास्ट को डिस्क्राइब करते थे अपने वर्क्स में. तो ब्योवुल्फ क्या है? ब्योवुल्फ भी उन्हीं में से एक पोइट्री है जिसमें उन्होंने अपने जर्मनिक जो हीरोइक लेजेंड है जिसका नाम ब्योवुल्फ है उसको डिस्क्राइब किया है. एपिक पोइट्री है. मीडिया रेस में स्टार्ट होती है. मीडिया रेस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो मिडल में स्टार्ट हो, मिड में स्टार्ट हो. जैसे कोई मूवीज़ होती हैं बीच में स्टार्ट होती है, उसके बाद हमें फ्लैशबैक मिलता है और उसके बाद जो मूवी है वो प्रेजेंट में आती है. इसको बोलते हैं मीडिया रेस. और उसके बाद बोला गया था कि ये एलिटरेटिव वर्ड्स यूज़ करते थे और जो इनके वर्ड्स थे वो एलिटरेटिव होते थे. तो ये पोइट्री क्या है? ये भी एलिटरेटिव वर्ड्स में लिखी गई है. 3182 लाइन्स हैं. तो अगर आपको कभी भी ये पूछा जाता है कि एंग्लो सेक्सन टाइम पीरियड की जो पोइट्री थी उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, या फिर पर्टिकुलरली ये पूछ ले कि ब्योवुल्फ में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, तो आपके माइंड में ये चीज़ें रहेंगी जो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जैसे कि जर्मनिक जो उनका पास्ट था, हीरोइक पास्ट, उसके बारे में, या फिर एलिटरेटिव वर्ड्स यूज़ करते थे. तो ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी तो आप इसे ईजिली कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द स्टोरी. तो जो ब्योवुल्फ है इसके जो ऑथर है वो एनोनिमस है, किसी को नहीं पता उसे किसने लिखा था, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी जो पोइट था वो अपना नाम नहीं लिखता था किसी भी स्क्रिप्ट पे. तो इस पे भी हमें नहीं पता किसने लिखा है, बट द स्कॉलर्स कॉल्ड द ऑथर ब्योवुल्फ पोइट. ठीक है,
जो इसका मेन हीरो है, इस स्टोरी में जो मेन हीरो है, एपिक में जो हीरो है, उसके नाम पे इस बुक का नाम रख दिया गया बेओवुल्फ। तो जो स्टोरी है वो सेट कर रखी है डेनमार्क में, और ये किस रिलीजन को फॉलो कर रही है, पेगन स्कैंडिनेवियन जो था 6th सेंचुरी का एरिया, उसको शो कर रही है। अब पेगन से आने के बाद आपको याद आया होगा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था कि पेगन, ये जो एंग्लो सेक्सन्स थे, दे वर द पेगन्स, जो क्रिश्चियन में बिलीव नहीं करते थे, क्रिश्चियनिटी में बिलीव नहीं करते थे, तो वो पेगन रिलीजन को फॉलो करते थे। और इसमें जो मेन हीरो है, जो कि जिसका नाम बेओवुल्फ है, वो एक किंग है, डेन्स के किंग है जिनका नाम रॉथगर है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है मैंने स्क्रीन पे। जो रॉथगर था वो उसको बचाने के लिए आता है, मतलब कि जो रॉथगर ने एक हॉल बनाया था अपने किंगडम में, एक मिड हॉल, जहाँ पे जो लोग थे वो आते थे, मेनली गिफ्ट पार्सल करते थे, गिफ्ट एक दूसरे को देते थे, या फिर अपनी लवर्स की टॉक करते थे, या फिर जो भी चीज़ें हैं डिस्कस करते थे इन अ हॉल। तो वहाँ पर एक मॉन्स्टर था, हु वाज सो मच अनॉयड विद देम कि रोज़ आते हैं यहाँ पे, इतना डिस्टर्बेंस करते हैं। उसका नाम था ग्रेंडिल। तो जो ग्रेंडिल था वो उस हॉल में आता है, इनको सबको ट्रबल करता है। और इसके बाद जो किंग था जिनका नाम रॉथगर है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो जब बेओवुल्फ को पता चलता है, ही केम टू एड द किंग, कि वो उसे बचाएगा, और आके वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। अब उस मॉन्स्टर की जो मदर है वो एवेंज लेने के लिए आती है, एंड देन जो बेओवुल्फ है उसकी मदर को भी मार देता है विद अ स्वॉर्ड, जो कि उसे उसी के स्वैम्प में मिला होता है, मतलब जो दलदल होता है स्वैम्प मतलब, तो उस मॉन्स्टर के ही जो डेन था वहाँ पे उसे जो मिली होती है वो उसे मार देता है। इसके बाद जो बेओवुल्फ है उसे किंग बना दिया जाता है गेट्स का, और उसके बाद वो वहाँ पे अच्छे से रूल करता है। उसके बाद फिर से एक वहाँ पे ड्रैगन आता है जो उसकी टेरिटरी है, वहाँ पे आके लोगों को परेशान कर रहा होता है, तो वो उस ड्रैगन को भी मार देता है। लेकिन उस वॉर जो हुआ होता है, एक डुएल हुआ होता है, उसके बीच में जो बेओवुल्फ है वो मॉर्टली वोंडेड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये था मेनली बेओवुल्फ के बारे में। इसमें इतना कुछ है नहीं, बस आपको कैरेक्टर के नेम याद रखने हैं, 2-3 कैरेक्टर्स जो हैं और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब J.R.R. टॉलकिन जो है, उन्होंने एक वर्क लिखा है इसके ऊपर, एक एसे लिखा है बेओवुल्फ के ऊपर, जिसका नाम है ऑन ट्रांसलेटिंग बेओवुल्फ। इसमें इतना ही आपको याद रखना है। एक और वर्क लिखा गया है, ट्रांसलेशन ऑफ बेओवुल्फ, जिसे लिखा है विलियम मॉरिस ने। सेकेंड जो वर्क है वो है वॉल्टर में मेनली एक स्टोरी बता रखी है, एक वॉल्टर ऑफ एक्वेंटाइन की। वॉल्टर मतलब रूलर और किंग, और जो एक्वेंटाइन है ये एक जर्मैनिक स्टोरी बता रहा है, जर्मैनिक किंग थे। तो ये भी एक क्या है, लेजेंड स्टोरी है, हीरोइक स्टोरी है। इसमें भी क्या है, 2 पर्सन है, एक वॉल्टर है, एक का नाम यहाँ पे दे रखा है मैंने, आई डोंट नो क्या है ये। तो दे फॉल इन लव, और उसके बाद वो क्या करते हैं, ट्रेजर को चुराना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद 2 पर्सन आते हैं, इनके पीछे लग जाते हैं उस ट्रेजर को चुराने के लिए। तो इस तरीके से जो स्टोरी है दिखाती है कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में, दोनों पार्टीज़ के बीच में, कि कौन ट्रेजर लेगा कौन ट्रेजर नहीं लेगा। थर्ड है द फाइट ऑफ फिन्सबर्ग। तो इसमें क्या है, एक फाइट दिखा रखी है। हेनेफ एक पर्सन का नाम है, HNAEF, और उसके 60 जो सर्वेंट्स थे वो किस तरीके से ट्राई करते हैं जो फिन्स फोर्ट है उसे बचाने के अटैकर से। उसके बाद विट्सित बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे ट्रैवलर्स सॉन्ग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बताता है एक जर्मैनिक पास्ट के बारे में, या फिर जो पोइट होते हैं उनके बारे में, कि एक जो पर्सन है, एक पोइट है, वो किस तरीके से यहाँ वहाँ जाता है, जर्मैनिक हीरोइक स्टोरीज को बताता है, एजेस के बारे में बताता है, उसके बारे में। नाउ वी आर ऑन द सेकेंड टाइप ऑफ पोइट्री, विच इज़ लिरिक पोइट्री। लिरिक पोइट्री में सबसे फेमस जो है वो है वॉन्डरर का नाम भी नहीं था पहले, मतलब कि इसकी स्क्रिप्ट पे इसका नाम नहीं लिखा हुआ था, बुक का नाम नहीं लिखा हुआ था। ये एक एक्स्ट्रा बुक है, उसमें पब्लिश कर रखी है, एंथोलॉजी है, उसमें पब्लिश है, उसमें स्टोर कर रखी है। एक ओल्ड इंग्लिश पोएम है, 115 लाइन्स है। इसमें एलिटरेटिव वर्ड्स है, आप देखिए एलिटरेटिव वर्ड्स फिर से हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। अनोनिमस राइटर है। या वन मोर थिंग, कि जितने भी वर्क्स लिखे गए थे उस टाइम में, जितनी भी पोइट्रीज लिखी गई थी, उनके जो ऑथर्स थे दे वर अनोनिमस। किसी को नहीं पता था कि उसका ऑथर कौन है, मैक्सिमम जितने भी वर्क्स थे उनके साथ। इसमें 4 स्ट्रेस लाइन यूज़ कर रखी है, और इसमें से ज़ीरो यूज़ कर रखा है। तो अब लास्ट वीडियो जो फर्स्ट क्लास थी हमारी, उसमें आपने देखा होगा कि हमने ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस करी थी कि एलिटरेटिव वर्ड्स होगा, 4 स्ट्रेस लाइंस होती हैं, और से ज़ीरो यूज़ करते थे। वो एक जो बिटवीन द लाइन एक ब्रेक होता है वो उसे यूज़ करते थे। अब इस स्टोरी में मेनली क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है एक जो पर्सन है, ओल्ड मैन है, वो हार्डशिप के बारे में बताता है, और बताता है कि किस तरीके से जो पास्ट था उसमें इतनी ज़्यादा किलिंग हो चुकी है, मास किलिंग हुई है, जिससे ब्लड शेड हुआ है। और वो कहीं ना कहीं एक प्रे करता है, या फिर जो उसकी मेमोरीज़ हैं, वो जो वॉर मेमोरीज थी, ब्लड शेड मेमोरीज थी, वो उसकी लाइफ में हमेशा रहती है। एंड ही एनकरेज पीपल टू रिजॉल्व द मैटर विद पीस। एंड वॉर में क्या होता है, वॉर में बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होता है और फैमिली मेम्बर से मरते हैं। सेकेंड है सी फेरर भी एक ओल्ड इंग्लिश पोएम है, फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है,
और ये कहीं ना कहीं दिखाती है हार्डशिप को ऑफ अ पर्सन जो कि एक विंट्री सी में गया हुआ है, डेजोलेटेड सी में गया हुआ है। वो बताता है कि उसकी जो फीलिंग है कितनी एंग्स्टियस है या फिर कोल्ड वेटनेस है, वहाँ पर सॉलिट्यूड है। और इसे कंपेयर करता है विद द लाइफ ऑफ समवन हु इज़ ऑन द लैंड, कि जो लैंड की लाइफ है वो कितनी डिफरेंट होती है। लैंड पे जो लोग हैं वो अपने किन मैंस के साथ होते हैं, अपने घर वालों के साथ होते हैं, फ्री ऑफ डेंजर होते हैं, फुल ऑफ फूड और जितनी भी चीज़ें होती हैं, बट स्टिल द पर्सन लॉन्ग्स फॉर द सी, कि उसे सी ही पसंद है, बेशक उसमें कितनी भी इतनी डेंजर क्यों ना हो। उसके बाद इसी वर्क के ऊपर एजरा पाउंड ने भी एक ट्रांसलेशन पब्लिश करी है। एजरा पाउंड वाज द पोएट, अमेरिकन पोएट। जो थर्ड है जो हमारा वो है वाइफ्स लैमेंट। वाइफ लैमेंट का भी जो ऑथर है ही और शी इज़ एनोनिमस, ऑल्दो आई थिंक ये शी होंगे क्योंकि इन्होंने वाइफ्स लैमेंट लिखा है, एक वाइफ के प्रोस्पेक्टिव से लिखा है। तो इसमें जो स्पीकर है वो अपने डीप सॉरो को दिखाती है ओवर हर हस्बैंड्स डिपार्चर हो सकता है, कुड बी डेथ और ट्रेवल और बिट्रियल, कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता है। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से उस वर्क को इंटरप्रेट करते हैं। फोर है ड्यूअर्स लेमेंट क्या है, इसमें भी टाइटल नहीं है। और इसमें एक पर्सन था हु वाज अ वेरी गुड सिंगर एट सम लॉर्ड्स हॉल, लेकिन जब जो लॉर्ड है उसे निकाल देते हैं वहाँ से, एंड ही लॉस्ट हिज एबिलिटी टू सिंग। तो उसके बाद जब उसे बैनिश कर दिया गया, उसने अपनी एबिलिटी खो दी। तो वो इसमें बताता है कि उसके ऊपर किस तरीके से मिसफॉर्च्यून आ गया है, बट स्टिल ही कम्फर्ट हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट या अदर पीपल्स ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ हार्डशिप इन देयर लाइफ, सो व्हाई डोंट। तो वो चीज़ को कहीं ना कहीं कंपेयर करता है कि मेरी लाइफ अगर हार्ड है तो पीपल की लाइफ भी हार्ड है, और कहीं ना कहीं जो टाइम है, टाइम विल पास एंड ऑल द थिंग्स विल बी ओके आफ्टर द टाइम विल पास। इसमें फिफ्थ जो है जो कि हमारी लिरिक पोइट्री है जो कि गाई जा सकती है, उसमें है हस्बैंड्स मैसेज भी अनोनिमस है, इसके भी ऑथर का नहीं पता है। 53 लाइन्स है इसमें एक पर्सन है हु वाज मेनली फोर्स टू लिव हिज होम लैंड और हिज वाइफ ड्यू टू अ फ्यूड और वॉर वट एवर इट इज़। और जब वो जाता है तो उसके बारे में, जब वो वापस आता है वॉर को जीतने के बाद, अब वापस नहीं आता है, जब वॉर ख़त्म हो जाता है मेनली, तो उसके बाद वो एक वेल्दी पर्सन बन जाता है, एक इस्टेब्लिश हस्बैंड बन जाता है। और वो अपनी वाइफ को एक मैसेज लिखता है और वो मैसेज किस पे होता है, एक वुडन पीस ऑफ वुड पे उसने कार्व किया होता है। और उसमें वो उसे अपनी वाइफ को या फिर अपनी जो भी लवर थी उसे कन्फेस करता है कि जो उसकी लाइफ थी कितनी मिसफॉर्च्यून से भरी हुई थी, उसका पास्ट, उसने अपनी जो लाइफ थी पास्ट के कुछ फ्यू ईयर्स थे उसने कैसे बिताए अपनी लवर के बिना में। और वो अपने पोजेशन को दिखाते हैं अपने लवर के बारे में कि हाँ वो उसे पसंद करता है, ये है वो है, और लास्ट में बोलता है कि लेट्स जस्ट रीयूनाइट विद हिम, और अब उसका जो नया घर है उसमें। अब नाउ कमिंग टू द थर्ड पोइट्री विच वॉज द क्रिश्चियन पोइट्री, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड कि क्रिश्चियन पोइट्री में देयर आर 3 मेन पोइट्स हु वर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज कैडमन। सो कैडमन कौन था? ही वॉज अ यंग शेफर्ड। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि सम पीपल वो यूज टू सिट इन अ सर्कल, और उसके बाद वो हार्प जो कि एक पियानो टाइप गिटार टाइप का होता है उसको वो दे पास। अब जिसके पास हार्प होता था दे हैव टू सिंग अ सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग हो सकता है, कोई भी पोइट्री हो सकती है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो ऐसी। लेकिन जो पीपल थे दे वो वेरी नेगेटिव अबाउट द कैडमिन की हाँ कैडमिन को तो गाना आता नहीं है, तो वो उसे कुछ भी पास नहीं करते थे, हार्प पास नहीं करते थे। तो कैडमिन क्या हुआ, ही वॉज वेरी एब्सेंट एंड वेंट टू स्लीप। और उसके बाद वो एक ड्रीम देखता है, उस ड्रीम में उसे एक गॉड दिखते हैं, लॉर्ड आते हैं उसके ड्रीम में, और वो बोलते हैं कि तुम मेरे ऊपर कुछ लिखो और गाओ। तो कैडमिन वॉज लाइक आई डोंट नो हाउ टू सिंग और हाउ टू राइट अ पोइट्री। तो जो लॉर्ड है वो उसे एक मिरेकल देते हैं, एक एबिलिटी देते हैं कि वो सिंग कर सकता है और लिख भी सकता है, जो वो चाहे वो कर सकता है। जब वो उठता है सुबह, ही वॉज नॉट एबल टू ओनली सिंग बट ऑल्सो एबल टू राइट सम पोइट्रीज और सॉन्ग्स। तो बोला जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश पोइट जिसे ये मिरेकल मिला होता है। फर्स्ट पोइट क्यों बोला गया? क्योंकि उससे पहले ऐसा नहीं था कि जो लोग थे वो मिरेकुलसली किसी चीज़ को परफॉर्म करते थे या फिर संग करते थे। और उसके बाद कैडमन ने बहुत सारे वर्क्स लिखे गॉड्स को डेडिकेट करके, लेकिन उसके वर्क्स जो है अभी भी हमें इतने मिलते नहीं हैं, क्योंकि एज यू ऑल नो कि वो सब जितनी भी चीज़ें थी वो ओरल फॉर्म में थी, रिटन फॉर्म में नहीं थी। तो ओरल फॉर्म में कहीं ना कहीं चीज़ें खो गई। तो जब इसने लिखना स्टार्ट किया, कैडमन ने लिखना स्टार्ट किया, इसने गॉड के बारे में लिखा, कैसे लोग जो हैं वो कैसे चेंज होते हैं या फिर एविल से गुड में जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें जो कैडमन है ही इज़ कॉल्ड एंग्लो सैक्सन मिल्टन। एंग्लो सैक्सन मिल्टन क्यों बोला गया है? क्योंकि मिल्टन वॉज ऑल्सो समवन हु रोट ऑन द सेम टॉपिक, सेम सेक्रेड और गॉड थीम्स। उसके बाद हमारे पास है बेड ने एक बहुत ही फेमस वर्क पब्लिश करवाया था
एस्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, इसमें इसने बात करी है इन्फॉर्मेशंस की, इन्फॉर्मेशंस ऑफ अर्ली एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड की, उस टाइम पे कैसे कैसे हुआ करता था। और इसमें से बेसिकली बात करी है डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, क्योंकि पहले वहाँ पे इंग्लैंड में पेगन रिलीजन फॉलो हो रहा था, राइट। जब एंग्लो सैक्सन्स आए तो वहाँ पे वो पेगन रिलीजन यूज़ कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी नहीं थी। तो इसमें इन्होंने बात करी है डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड कि किस तरीके से क्रिश्चियनाइजेशन हुआ इंग्लैंड में। ये मेनली लैटिन में लिखी गई थी और उसके बाद इसे ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। और ट्रांसलेट किसने किया था? अल्फ्रेड द ग्रेट ने, जो किंग अल्फ्रेड थे। किंग अल्फ्रेड वाज द वन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। इसमें आप स्टार्ट कर लीजिए, इसके बारे में हम थोड़ी देर में भी डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं अबाउट द एंग्लो सैक्सन एज, इट इज़ समहाउ फ्रॉम द सोर्स ऑफ एस्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, जो कि बेड ने लिखी थी। उसके बाद है हमारे पास थर्ड पोइट विच वॉज वेरी फेमस, और उनका नाम था सेनवोल्फ। अब सेनवोल्फ जो थे ही इज, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पोइट हु साइंड हिज पोइट्री। तो अभी तक मैंने बात करा जितने भी वर्क्स लिखे गए थे उन पे साइन नहीं थी, जो नेम्स थे वो अनोनिमस थे राइटर्स के। बट सेनवोल्फ वॉज द वन जिसने अपनी पोइट्री में, अपने वर्क्स में अपना नाम लिखा, अपनी सिग्नेचर करी, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसने अपने जो वर्क्स लिखे हैं उसमें इसने रिलीजियस कंपोजिशन को लिखा है इसके वर्क्स में, पोइट्री में, जैसे अलीने है, क्राइस्ट है, फोनिक्स है, क्राइस्ट 2 है। अब ये तो था कि ये 3 पोइट थे वो फेमस ऑन द टाइम ऑफ एंग्लो सैक्सन एज, हु वर अंडर द थीम ऑफ क्रिश्चियन पोइट्री। अब इसके बाद बात आती है कि कौन सी पोइट्री फेमस थी उस टाइम पे। सो द मोस्ट फेमस पोइट्री विच वॉज अ क्रिश्चियन पोइट्री, जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ रूड। ड्रीम ऑफ रूड में क्या है? अलिटरेटिव वर्स यूज़ हो रखा है। तो अब आप देखिए कि जितनी भी उस टाइम की पोइट्री थी या फिर वर्क लिखे गए थे उसमें अलिटरेटिव वर्क यूज़ हो रखा था, वर्स यूज़ हो रखा था। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आपको बाद में मिलेगा, जब मैं ये वीडियो ख़त्म कर दूंगी आपको एक क्वेश्चन आंसर का मैं 5-6 क्वेश्चन आंसर दूंगी जिसमें आपको प्रैक्टिस करना होगा, राइट। तो इसमें जो पर्सन है ड्रीम ऑफ द रूड में, जो पर्सन है, जो नरेटर है, वो एक ड्रीम देखता है। ड्रीम में वो क्या देखता है? एक रूट देखता है। रूट क्या होता है? क्रॉस होता है जिसपे जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, उस पर उनकी डेथ हुई थी। तो जब वो अपने सपने में क्या देखता है? ही इज स्पीकिंग टू द क्रॉस। और ये जो पोइट्री है ये 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड है। और इसमें ये ड्रीम में क्या देखता है कि वो क्रॉस के पास जाता है, क्रॉस के बारे में ड्रीम देखता है, और फिर क्रॉस क्या करता है? क्रॉस अपने व्यूज़ शेयर करता है, अकाउंट करता है, अकाउंट ऑफ जीसस की डेथ पे किस तरीके से एक पेड़ को ले जाया गया था, उसको ऐसा बनाया गया, उस पर जीसस को क्रूसीफाई किया गया, और फिर दोनों ही जो ट्री है और जो जीसस है दोनों मिंगल हो गए, एक हो गए। ऐसी चीज़ें इसमें बता के क्रूसीफिकेशन की जो स्टोरी है वो इसमें फॉलो होती है। नाउ ये तो थी कि पोइट्री की बात। हमें पता है कि धीरे धीरे जब 500 AD की जो टाइम पीरियड था, या फिर जो 880 AD का टाइम पीरियड था, वहाँ तक आते आते जो क्रिश्चियनाइजेशन था वो स्टार्ट हो गया था यूरोप में, इंग्लैंड में भी। तो उस टाइम पे प्रोज भी डेवलप हो गए। तो जब प्रोज डेवलप हुए तो क्या हुआ कि जो अल्फ्रेड द ग्रेट थे, ही वॉज द मेन फिगर who contributed to develop the prose as well। तो एक तरफ हमने बात करी थी कि चर्च इंपॉर्टेंट थे जिसने प्रोज डेवलप किया, एंड अल्फ्रेड द ग्रेट वाज आल्सो द वन जिसने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया। एंड हाउ ही कंट्रीब्यूटेड, इसने क्या किया? सबसे पहले इसने एजुकेशन को एनकरेज करना स्टार्ट कर दिया ये, एंड द लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश रादर देन लैटिन, कि लैटिन की जगह हमें इंग्लिश को यूज़ करना है। और अल्फ्रेड द ग्रेट ने बहुत सारी और भी जो टेक्स्ट थी जो लैटिन में थी उसे इन्होंने ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ऑल्दो दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी ट्रस्टेड कि अल्फ्रेड द ग्रेट ने उसे ट्रांसलेट किया था, और इसने ऐसे एक मेंबर्स के कमेटी को हायर किया था जिन्होंने इस चीज़ को ट्रांसलेट किया था, ये किसी को नहीं पता है। उसके बाद बात आती है कि इसने एक क्रॉनिकल भी स्टार्ट किया था। अल्फ्रेड द ग्रेट जो थे उन्होंने एक क्रॉनिकल स्टार्ट किया था जिसका नाम था एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। ये क्या था? ये एक तरीके की काइंड ऑफ पीरियोडिकल था, काइंड ऑफ बुक थी जो कि पब्लिश होती थी एवरी ईयर, और 300 ईयर्स तक ये कंटिन्यूसली पब्लिश हुई थी। इसमें ये क्या बात करते थे? ही यूज्ड टू टॉक अबाउट द रिकॉर्ड्स ऑफ एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री की। एंग्लो सैक्सन की जो हिस्ट्री है वो उसमें उन चीज़ों को रिकॉर्ड करता था। तो ये तो था कि क्या क्या चीज़ें एंग्लो सैक्सन पीरियड में कौन कौन से वर्क्स हुए, जैसे कि 3 पोइट्रीज हुई। अगर मैं रिकैप करूँ तो
हीरोइक पोइट्री है, उसके बाद लिरिक पोइट्री है, उसके बाद क्रिश्चियन पोइट्री है। उससे आपने देख लिया। उसके बाद प्रोज आता है कि प्रोज भी उस टाइम पे था। प्रोज में अभी कोई वर्क हमने देखा नहीं है जो उस टाइम पे लिखा गया हो, बट स्टिल जो अल्फ्रेड द ग्रेट थे उन्होंने बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दिया था प्रोज को डेवलप करने में। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेटिन से इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और इन्होंने अपनी एक बहुत ही फेमस पीरियोडिकल और बुक को पब्लिश करवाना स्टार्ट कर दिया था जो कि हर साल पब्लिश होती थी, विच वॉज द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। तो ये तो था यहाँ तक की बात। ऑल राइट, एंड I will see you in the lecture number 3 which will be about Anglo-Norman period, क्योंकि सेक्सन पीरियड इस ख़त्म हो गया। एंग्लो सेक्सन का पीरियड जो था वो ख़त्म हो गया और अब होगी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की। बहुत हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड, अब आएंगे यहाँ पे फ्रेंच लोग, क्योंकि हमने देखा है कि इंग्लिश में फ्रेंच जो वर्ड्स थे वो भी इंक्लूड हुए थे और उसके बाद चीज़ें स्टार्ट हुई थी। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस, कि जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगी आप उन्हें प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखने को मिलेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु पब्लिश्ड एन एसे ऑन ट्रांसलेटिंग बेवुल्फ, किसने लिखी है आपको वो बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास हु इज़ नोन एज द एंग्लो सैक्सन मिल्टन, आपको उसका नाम बताना है किसको एंग्लो सैक्सन मिल्टन बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है इन द ड्रीम ऑफ रूड, रूड सिम्बलाइजेज व्हाट, तो आपको बताना है कि रूड किसको सिंबलाइज करा, रूड का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रिटिश किंग having defeated the Vikings and used English language to create a sense of nation identity and also started a periodical or book। तो ये 3 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं, आपको इसको बताना है, कमेंट करके बता दीजिए, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।